तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी पढ़ रहे थे तो इसका रिवीजन हम लोग एक बार देख लेंगे। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन होगा हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो के बाद इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर इसका पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल स्टार्ट करने से पहले जो सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जो रिवीजन क्लास में क्या होता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होता है? द परमिटिविटी क्या होता है? एक सॉइल का प्रोसेस होता है जहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है सॉइल के वॉइड्स के अंदर से। तो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर ऑफ सॉइल वॉइड्स आर नोन एज द परमिटिविटी। तो जो सॉइल के अंदर वॉइड्स रहता है उसमें से अंदर क्या होता है, उसको पकड़ के जब सॉइल के अंदर से पानी फ्लो करता है तो उसी प्रोसेस को, उसी प्रॉपर्टी को सॉइल का बोला जाता है परमिबिलिटी। ठीक है, तो कैसे होता है? ये कोई सॉइल स्टेटा है। सॉइल स्टेटा के अंदर देखो ये काला काला जो हिस्सा है ये सॉइल का सॉलिड पर्सन है, और बाकी जो पोर्शन है ये मेरा क्या एम्प्टी या वॉइड स्पेस है। तो ये वॉइड स्पेस को पकड़ के ही सॉइल का जो फ्लो होगा वाटर का उस साइड से होगा। तो मान लो इस साइड से वाटर फ्लो हो रहा है तो उस टाइम में क्या होगा, इस साइड से वॉइड के चलते पानी इस साइड में ऐसे करके फ्लो करता हुआ जाएगा। और एक चीज़ क्या होगा, जो परमिटिविटी होगा वो होगा वन डायमेंशनल फ्लो, मतलब एक डायरेक्शन में वो फ्लो होगा। जब यहाँ से फ्लो होगा तो इस साइड में ही डायरेक्शन होगा, इस साइड अलग अलग साइड में नहीं हो सकता। एक ही कोई साइड में वो पानी को कंटिन्यूसली फ्लो कर सकता है। और परमिबिलिटी के लिए क्या होता है, परमिबिलिटी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ वॉइड। जितना ज़्यादा साइज होगा पार्टिकल्स का उतना ही ज़्यादा परमिबिलिटी देगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीपेज क्या होता है। तो सीपेज क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू आउट द सॉइल स्टेटा इज कॉल्ड द सीपेज। तो जो भी प्रोसेस होता है सॉइल के अंदर, जो प्रोसेस के अंदर सॉइल में क्या होता है पानी फ्लो करता है उसी को बोला जाता है सीपेज। और जो प्रॉपर्टी के अंदर जो सॉइल का जो प्रॉपर्टी के लिए सॉइल के अंदर पानी फ्लो करता है उसी चीज़ को बोला जाता है परमिबिलिटी। ठीक है, तो सीपेज कैन एक्ट एनी डायरेक्शन। तो ये वन डायमेंशनल नहीं हो सकता है, ये बहुत साइड से ये फ्लो कर सकता है। एक साइड से पानी देंगे तो हर एक साइड से वो फ्लो करना स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसा कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सीपेज। और सीपेज के बाद हम लोग क्या देखते हैं, सीपेज क्या होता है हम लोग का, सीपेज क्या होता है? सीपेज होता है एक हम लोग का प्रॉपर एक क्या होता है, प्रोसेस होता है। और हम लोग का क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है सॉइल का। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन इज ए मूवमेंट ऑफ वाटर अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द वाटर जॉइंट्स द वाटर टेबल। तो कैसे होता है? द प्रोसेस आर कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो कैसे होता है देखते हैं। तो मान लो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल देखो जीएल लिखा हुआ है। इसके बाद ये कोई सॉयल सरफेस है या सॉयल स्टेटा है पूरा, तो इसको हम लोग कुछ पोर्शन को आइडेंटिफाई किए हैं। तो वो सॉयल के बाद कोई एक लेयर के बाद सॉयल का मतलब डेप्थ के बाद क्या हुआ, वाटर लेवल, वाटर टेबल प्रेजेंट है। तो ये वाटर टेबल प्रेजेंट है और नीचे में क्या है, पानी है। वाटर टेबल क्या होता है, कोई जगह के अंदर हम लोग देखते हैं तो अलग अलग जगह में क्या होता है, पानी का लेवल अलग मिलता है। तो पानी का जो लेवल मिलता है जगह का डिफरेंस में, उसी लेवल को बोला जाता है उसका वाटर टेबल, मतलब जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट रहता है। तो ग्रेविटी के चलिए जब ऊपर से पानी मतलब बारिश के चलते हो सकता है या कोई फ्लो के लिए हो सकता है, तो ऊपर से जब ग्राउंड के ऊपर से कोई पानी फ्लो करेगा तो पानी क्या होगा, सॉयल के चलते नीचे आएगा और ये क्या करेगा, एंटर करेगा कहाँ पर, वाटर टेबल के अंदर। तो इसी प्रोसेस को बोला जाएगा इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉयल। ठीक है, सॉयल का यही इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग का देखेंगे पोरास क्या होता है। पोरास मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ के अंदर एम्प्टी स्पेस या वॉइड स्पेस रहता है तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पोरास। तो पोरास क्या होता है, पोरास क्या करता है, मूवमेंट ऑफ वाटर पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि जब वॉइड स्पेस रहेगा तो उसके अंदर से पानी फ्लो करना बहुत ईजी हो जाएगा कोई चीज़ के अंदर। तो उसीलिए जो भी वॉइड स्पेस होगा सॉइल के अंदर तो वो सॉइल के अंदर से बहुत इजीली पानी को फ्लो कर पाएगा। तो सॉइल क्या है, एक एग्जांपल है हम लोग का पोरस टाइप का मटेरियल। तो जितना ज़्यादा पोरस मटेरियल होगा या जितना भी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस रहेगा उसके अंदर तो उतना ही पानी इजीली फ्लो करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो चीज़ जितना पोरस होता है उसके अंदर उसका परमिटिविटी बहुत उतना ही हाई होता है। ठीक है, समझ में आया। और नॉन पोरस क्या है, ऐसा कोई एक मतलब एम्प्टी, जहाँ पर एम्प्टी स्पेस नहीं होता है, तो जिसके चार कलते उस चीज़ के अंदर क्या होता है, पानी उतना इजीली फ्लो नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल भी बोल सकते हैं या इम्परमेबल भी लेयर के अंदर ये आता है जहाँ पर वो पानी फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, तो परमिबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर करता है, साइज ऑफ वॉइड। जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा कोई सॉइल के अंदर, सॉइल पार्टिकल्स के बीचों बीच जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा या वॉइड रहेगा तो उतना ही हम लोग क्या होगा, परमिबिलिटी का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हम लोग का डिपेंडेबल होगा। तो इसीलिए जितना देखो ग्रेवल के लिए सबसे बड़ा होता है परमिबिलिटी का सबसे हाई मिलता है, उसके बाद सैंड, सील्ड और क्ले।
ग्रेवल में क्यों ज़्यादा मिलता है? ग्रेवल में जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है या पार्टिकल्स का मतलब जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए जो होगा उसके लिए पानी वो वॉइड के अंदर से बहुत इजीली फ्लो कर सकता है, तो इसीलिए परमिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। सैंड के उसके कम, सील्ड का होता है उससे कम, और क्ले का बहुत ज़्यादा छोटा छोटा पार्टिकल होता है, तो इसीलिए उसके अंदर से पानी फ्लो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में जो परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी सबसे कम होता है क्ले का। तो वॉइड क्या होता है, जितना ज़्यादा वॉइड होगा उतना ही हाई परमिटिविटी होगा वो चीज़ के अंदर। इतना तक समझ में आया? इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो परमिटिविटी हम लोग क्या करते हैं, वन डायमेंशन होता है, और परमिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉइल होना चाहिए। तो सैचुरेटेड सॉइल मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पहले से ही पानी प्रेजेंट हो, तो जो भी एम्प्टी स्पेस है वो पानी पहले से ही प्रेजेंट भर लेगा, तो क्या करेगा उसके बाद जब हम लोग पानी डालेंगे तो वो वॉइड के अंदर से इजीली फ्लो करना स्टार्ट कर लेगा। तो इसी चीज़ के अंदर हम लोग परमिटिविटी पढ़े थे। जो परमिटिविटी होता है ये पूरा आधारित है डार्सीज लॉ के ऊपर। तो डार्सीज लॉ क्या करता है, डार्सीज लॉ हम लोग डिफाइन करने से पहले देख लेते हैं ये डायग्राम। तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग ये सॉइल का कोई एक एरिया है या सॉइल का कोई स्पेस है या स्टेटा है, तो सॉइल स्टेटा के अंदर हम लोग क्या किए, एक पाइपिंग करके यहाँ पर क्या किया, पिजोमीटर इंसर्ट कर दिए। पिजोमीटर इंसर्ट करके नीचे पे हम लोग पाइपिंग करके वो नीचे कोई डिस्चार्ज का कनेक्शन में हम लोग उसको ले लिए। तो ये क्या होगा, हेड का डिफरेंस हो सकता है कहाँ से, इसका ये जो सॉइल स्टेटा है इसका सेंटर से ऊपर वाला पाइपिंग का जो हाइट होगा वाटर का, उसका डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे हेड डिफरेंस। तो ये डार्सी ने क्या बोला, जो भी डिस्चार्ज आएगा इसके अंदर या पानी के अंदर जितना डिस्चार्ज आएगा बाहर निकलने के बाद, तो डिस्चार्ज क्या होता है हम लोग का एरिया के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर हम लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एरिया क्या होता है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, डिस्चार्ज जितना ज़्यादा होगा एरिया भी उतना ज़्यादा होगा। जितना बड़ा एरिया होगा तो उतना ही हमको डिस्चार्ज मिलेगा। और ये एरिया का कौन सा है, जो फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया है। तो फ्लो इस साइड से हो रहा है, तो फ्लो इस साइड से होगा, मतलब जो भी एरिया होगा इस साइड में जब फ्लो होगा तो इस साइड में फ्लो होगा, क्योंकि पानी इस साइड से आकर ये साइड से फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो फ्लो के परपेंडिकुलर मतलब जो एरिया ये वाला स्पेस रहेगा, जब इसको हम लोग 3D में डायग्राम करेंगे तो ऐसा एक कोई डायग्राम आएगा ना, तो इसका जो फ्लो हो रहा है इसका इस साइड में फ्लो हो रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन है, तो ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया को हम लोग पकड़ेंगे। तो ये एरिया जितना ज़्यादा होगा डिस्चार्ज भी उतना ज़्यादा मिलेगा। डिस्चार्ज ने ये डार्सी ने बोला। और क्या बोला, जितना ज़्यादा हाई डिस्चार्ज होगा उतना ही हाई डिफरेंस हमको होना चाहिए। जो हेड डिफरेंस है वो ज़्यादा जब होगा तब हमको डिस्चार्ज भी ज़्यादा मिलेगा। और क्या बोला, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा जब क्या होगा, लेंथ ऑफ सॉयल स्टेटा बहुत कम होगा। मतलब कि ये हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्चार्ज के साथ। लेंथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्चार्ज के साथ। तो लेंथ जितना बढ़ाएंगे डिस्चार्ज कमेगा, लेंथ कमाएंगे तो डिस्चार्ज बढ़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ से सॉयल को जो पानी को फ्लो करके जाना है, तो जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा उतना ही वो उसका डिस्चार्ज भी कमता हुआ जाएगा। कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो उसका कम डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर ये टर्म का लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग जब डायरेक्टली करेंगे तो Q इक्वल्स टू A इंटू एच डिवाइड बाई एल, ये मेरा डार्सिस का जो कंडीशन है, ये डार्सिस का कंडीशन को फिलअप करता है। और क्या होता है, जब हम लोग का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बाद में पढ़ेंगे, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्चार्ज के ऊपर। जितना ज़्यादा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा उतना ही हमका डिस्चार्ज मिलेगा। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड डिफरेंस हेड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडिया। तो हम लोग इसके बाद जो डार्सिस इक्वेशन है उसको देखेंगे। तो डार्सिस इक्वेशन ने क्या बोला, डिस्चार्ज इक्वल्स टू, डिस्चार्ज को हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्चार्ज क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू एरिया। तो इसको ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है इसको उठाने के लिए कांस्टेंट को हम लोग गुना करते हैं, जो कांस्टेंट को बोला जाता है के। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या होता है और नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एक्चुअल कितना उसका वेलोसिटी होना चाहिए। और नॉर्मल वेलोसिटी मतलब हम लोग उसको पकड़ते इजीली, हम लोग थियोरेटिकली उसको पकड़ लेते हैं। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होता है, कोई एक सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस के अंदर जो भी वॉइड स्पेस है उसको पकड़ते हुए ही तो पानी एक साइड से और एक साइड में फ्लो करेगा। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, जब पानी फ्लो करता है तो पानी क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लो करने का टाइम में उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सॉलिड स्पेस भी रिप्रेजेंट रहता है। तो सॉलिड स्पेस के कारण वो क्या होता है, पूरा डायरेक्शन पूरा नहीं मिल पाता उसको, थोड़ा मतलब घुमा के या इस साइड पूरा एक डायरेक्शन में वो तो फ्लो नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा घूम घूम के आना पड़ता है। तो इसीलिए उसका क्या वेलोसिटी भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो उसके लिए जो वेलोसिटी मिलता है तो उसी को बोला जाता है एक्चुअल वेलोसिटी, जिसको हम लोग VA से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसका एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय मतलब एक्चुअल वॉइड ऑफ द सॉइल स्टेटा। तो एक्चुअल जितना वॉइड स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट है उसका एरिया डिवाइडेड, उसका एरिया करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, डिस्चार्ज के ऊपर। तो डिस्चार्ज डिवाइड बाय जितना वॉइड स्पेस प्रेजेंट है ये सॉइल के अंदर, उसको जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगा। और हम लोग जानते हैं डिस्चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो हम लोग ये इसको जब नॉर्मल वेलोसिटी करेंगे तो नॉर्मल वेलोसिटी भी इक्वल्स टू क्यू बाई ए कर सकते हैं। तो इसी को जो चीज़ है ये भी और भी को जो हम लोग रिलेशन में ले आते हैं, तो कैसे रिलेशन में ले आते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या, डिस्चार्ज एक्चुअल वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्चार्ज बाई वॉल्यूम ऑफ द वॉइड स्पेस होता है सॉइल स्टेटा का। तो क्यू बाई ए भी करे, और क्या किए, दोनों साइड को हम लोग ए से यहाँ पर एक गुना किए और ये इसको ए डिवाइड कर दिए। तो ये हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी देखो जो क्यू और ए है ये क्या है, टोटल हम लोग का नॉर्मल वेलोसिटी है। तो नॉर्मल वेलोसिटी यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड स्पेस ऑफ सॉइल सैंपल का एरिया है बाय टोटल एरिया इंटू जब लेंथ पे गुना करेंगे तो टोटल ही लेंथ उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जब वॉल्यूम ऑफ एयर का जो एरिया है इंटू लेंथ करेंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड मिलेगा। और टोटल जब एरिया को लेंथ से गुना करेंगे तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, पोरोसिटी बोला जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग का एक्चुअल वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी इक्वल्स टू हम लोग क्या, नॉर्मल वेलोसिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज जो डार्सी का इक्वेशन है, डार्सी का इक्वेशन के ऊपर क्या है, क्यू इक्वल्स टू के इंटू आई इंटू ए। तो ये जो के है इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी डिपेंड किसके ऊपर करता है, कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू डी जीरो स्क्वायर इंटू गामा डब्ल्यू बाई म्यू इंटू ई क्यूब बाई 1 माइनस ई। तो देखो ई सी क्या है, सी है कॉम्पोजिट शेप फैक्टर। तो कॉम्पोजिट शेप फैक्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, शेप फैक्टर कहाँ पर से आता है तो वो हम लोग देख लेंगे इसी चैप्टर के अंदर। डी जीरो क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। जब हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे तो हम लोग बोले थे कि D10 का जो साइज होता है वो इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो डी हम लोग क्या होता है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स। इसके बाद गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड बोल सकते हैं या वाटर भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, और ये क्या है, ई है वॉइड रेशियो। तो जो हम लोग का परमिटिविटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी डिपेंड किसके ऊपर करता है, टाइप्स ऑफ सॉइल, पार्टिकल साइज एंड वॉइड्स के ऊपर। तो ठीक है, अभी हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, मतलब जब सी बढ़ाएंगे, मतलब कॉम्पोजिट शेप फैक्टर बढ़ाएंगे तो हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी ज़्यादा मिलेगा। जब साइज ऑफ पार्टिकल्स का स्क्वायर बढ़ाएंगे तो हमको कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी ज़्यादा मिलेगा। यूनिट वेट ऑफ लिक्विड बढ़ाएंगे तो हमको कोफिशिएंट ज़्यादा मिलेगा। विस्कोसिटी कमाएंगे तो हमको कोफिशिएंट ज़्यादा मिलेगा। तो वॉइड रेशियो को बढ़ाएंगे तो कोफिशिएंट ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे करके हम लोग रिलेशन जानते हैं। इसके बाद कुछ वैल्यू हम लोग जानना चाहते हैं, तो वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो। ये वैल्यू को हम लोग एक बार देख लेना। और जो हम लोग का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी का यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में भी बहुत टाइम लिखा होता है, मगर ये इसका एक्चुअल यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद है एलन हेजन फार्मूला। एलन हेजन फार्मूला क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी के इक्वल्स टू सी इंटू D10 का होल स्क्वायर। तो सी एक इंपेरिकल फार्मूला है जो टर्म को याद रखना पड़ेगा। तो के क्या है, के कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में। डी क्या होता है, डी होता है 100। जैसे सी क्या है, सी हम लोग का 100 है। D10 क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है, जो उसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 होगा, जब मीटर करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी। जो पढ़ लिए तो इसको हम लोग जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक कांस्टेंट हेड, एक होता है फॉलिंग हेड। तो कांस्टेंट हेड मेथड कहाँ पर होता है, कांस्टेंट हेड मेथड जो होता है वो हम लोग कोर सेग्रीगेट के लिए करते हैं। तो कोर सेग्रीगेट मतलब जब बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होगा जिसके अंदर वॉइड भी ज़्यादा मिलेगा, जिसके चलते वो पानी बहुत ज़्यादा इजीली फ्लो कर जाएगा, इसको हम लोग कोर सेग्रीगेट मानते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, एक सॉइल सरफेस लेते हैं या सॉइल स्ट्रक्चर लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या किए, कोई कंटेनर लगा दिए। उसके बाद हम लोग पाइपिंग करके नीचे में पाइप को कनेक्ट करके कोई कनेक्टर में हम लोग उसको पानी को स्टोर कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे, जो ये जो हाइट है या यहाँ पर जो जितना तक लेवल का हम लोग पानी लेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो सॉइल का सरफेस है, सॉइल सरफेस से वो हाइट को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। मतलब जो एच होगा ये कांस्टेंट होगा, इसको कभी भी कमाएंगे नहीं। जब ये कम जाएगा तो क्या करेंगे, बाहर से हम लोग पानी ऐड करते जाएंगे। ऐसे करके जो हाइट है इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट हेड मेथड। कांस्टेंट हेड मेथड क्यों बोला जाता है, जी मतलब ये क्या होता है, कोर्स ग्रेन साइज होता है, जिसके कारण उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा वॉइड रह जाता है और पानी क्या इजीली फ्लो कर लेगा। तो हमको जो चेक करना है वो तो हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो हेड होता है इसको कांस्टेंट किया जाता है। समझ में आया। लेंथ क्या है, टोटल लेंथ है। फ्लो हम क्या बोले, फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उसको ही लेंगे। तो फ्लो का परपेंडिकुलर एरिया है जो ये लाल वाला हिस्सा है, इसको हम लोग एरिया मानेंगे।
और फ्लो जो हम लोग का लेंथ ऑफ जो रेजिस्टिंग मीडिया है वो एल से डिफाइन किया गया है। तो अभी हमको टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट हम लोग कैसे करके करेंगे कि हम लोग को हेड को कांस्टेंट रख के हम लोग को डिस्चार्ज निकालना है। और क्या है, आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लोग क्या होता है, हम लोग पहले ही बोल दे कि हेड कॉजिंग फ्लो, या जो हम लोग का ये हेड डिफरेंस आ रहा है ये डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडिया को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये एक कंडीशन में होता है, तो इसीलिए जो डेल्टा एच है उसको हम लोग एक ही मान सकते हैं। जब इसको हम लोग के एप्लीकेशन को जो ये डार्सिस लो एप्लीकेशन है उसको हम लोग जब यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, ये डार्सिस क्या बोला था, क्यू इक्वल्स टू के इंटू आई इंटू ए। तो हम लोग क्यू इक्वल्स टू के इंटू आई क्या होता है, डेल्टा एच बाई एल। हम लोग जो जाने कि डेल्टा एच तो के लिए हम लोग एच मान सकते हैं, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एच बाई एल इंटू ए। तो के हम लोग क्या हो गया, तो एट कॉन्स्टेंट हेड मेथड में हमको कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी क्या मिला, क्यू एल बाई एच ए। तो ये है डिस्चार्ज का फॉर्मूला। कौन सा कंडीशन में, कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी का हम लोग का कांस्टेंट हेड मेथड में। कांस्टेंट हेड मेथड किया जाता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा देख लेना। इसके बाद चलते हैं फॉलिंग हेड मेथड में। फॉलिंग हेड मेथड या वेरिएबल हेड मेथड बोलते हैं। तो जो हम लोग का कांस्टेंट हेड था पहले वाला ये पोर्शन में, तो इसको हम लोग वेरिएबल कर देते हैं, मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। तो कैसे किया जाता है, हम लोग पहले देखते लेते हैं कि हम लोग का जो फॉलिंग हेड मेथड होता है वो होता है कौन सा मटेरियल के लिए, वो होता है हम लोग का फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। मतलब जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, तो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा जैसे कि क्ले पार्टिकल्स होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी सॉइल का जो परमिटिविटी है बहुत कम होता है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम देगा जब कॉन्स्टेंट हेड कराएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉलिंग हेड करना देते हैं। उसके बाद टेस्ट करेंगे तो भी हमको टेस्ट चला जाता है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग करने के लिए जो हम लोग का सॉयल सैंपल है क्ले सैंडी फाइन ग्रेन सॉयल लेंगे। फाइन ग्रेन सॉयल का सैंपल लिया, उसके बाद जो लेंथ का जो फ्लो का परपेंडिकुलर एरिया हम लोग किसको मान लिए, लेंथ ये हो गया। तो जो सॉयल सेटा है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक पाइप इंसर्ट करेंगे, नीचे में एक पाइप इंसर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, एक मान लो कोई एक इनिशियल टाइम t0, मतलब कोई स्टार्टिंग टाइम में t0 है, तो उस टाइम का हाइट है, ये डिस्टेंस है, ये सॉयल जो सॉयल सैंपल है, सॉयल सैंपल से इसका हाइट है h1। उसके बाद टी टाइम के बाद कोई मान लो एक टी टाइम हुआ, कुछ टाइम के बाद ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस कम के हो गया h2। तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसको डिफरेंस करेंगे, मान लो तो ऐसे h1 h2 दोनों डिफरेंस आया, बहुत टाइम ये बहुत ज़्यादा जगह बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो इसलिए क्लियरली दिखा रहा है। जब क्या होता है बहुत कम डिस्टेंस के अंदर हमको ट्रैवल करना पड़ता है या मेज़र करना पड़ता है, तो हम लोग किसको क्या करते हैं, DH बाई dt करते हैं। मतलब जो हाइट ऑफ फॉल होता है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिल जाता है। और ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये फॉल हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसीलिए इसको माइनस में लिखा जाता है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये डार्सिस लॉ का अप्लाई करते हैं। तो डार्सिस लॉ क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू के इंटू आई इंटू ए। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्यू इक्वल्स टू v इंटू ए। जो हम लोग का डिस्चार्ज होता है वो वेलोसिटी एरिया होता है, तो ऊपर से हम लोग जो एरिया मिलेगा, डिस्चार्ज मिलेगा, उसका डिस्चार्ज हम लोग किस ऐसे निकाल सकते हैं। तो डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज हम लोग का होगा जो वेलोसिटी कहाँ पर मिला, वेलोसिटी माइनस h बाई टी। तो h बाई टी करके इंटू ए करके यहाँ से मिल गया। तो इसी जो वैल्यू है, ये वैल्यू को जब हम लोग टोटल डार्सी फार्मूला के अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद टोटल लिमिट लेने के बाद जो भी फार्मूला निकल के आएगा वो होगा k इक्वल्स टू 2.303 इंटू कैपिटल L स्मॉल एल डिवाइड बाई स्मॉल a इंटू टी स्मॉल टी डिवाइडेड बाई लॉग बेस 10 इंटू h1 बाई h2। तो ये क्या होगा, फॉलिंग हेड मेथड में जो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी है उसका वैल्यू है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्वीफायर। एक्वीफायर क्या होता है, जो भी चीज़ के अंदर ऐसा एक कोई सॉइल का स्टेटा है या ऐसा एक सॉइल का लेयर है जहाँ पर क्या होगा, पोरास भी रहेगा और परमिबिलिटी भी रहेगा। पोरास मतलब क्या है, जिसके अंदर पानी स्टोर हो सकता है। पोरास मतलब जिसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, या मतलब जिसके अंदर पूरी वॉइड है प्रेजेंट है, तो वो वॉइड के अंदर क्या पानी को स्टोर करके रख सकता है। और परमिबिलिटी क्या होता है, वो वॉइड के चलते एक जगह से और एक जगह में पानी को फ्लो कर सकता है। तो ऐसा एक कोई भी सॉइल का लेयर है जहाँ पर पानी को स्टोर किया भी जा सकता है और पानी का फ्लो भी किया जा सकता है, उसी चीज़ को बोला जाता है एक्वीफायर। ठीक है, तो एक्वीफायर क्या होता है, वाटर होल्ड भी कर सकता है और फ्लो भी कर सकता है। इसके बाद क्या है इसके बाद देखो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखा है जो समझने के लिए। तो पोरास क्या है, पोरास जिसके अंदर वॉइड स्पेस प्रेजेंट है। इसके बाद क्या है, परमिबिलिटी जो फ्लो करने का टेंडेंसी रखता है, तो वॉइड के चलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोरास और परमिबिलिटी। समझ में आ गया। इसके बाद देखो एक्वीफायर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है कॉन्फाइंड एक्वीफायर, एक होता है अनकॉन्फाइंड एक्वीफायर। तो हम देखेंगे कॉन्फाइंड अनकॉन्फाइंड। तो जितना हाईली पोरोसिटी होगा, जितना हाई पोरोसिटी मतलब जितना हाई उसके अंदर वॉइड रहेगा, उतना ही हम लोग पोरोसिटी ज़्यादा होता है। हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हम लोग का कॉन्फाइंड एक्वीफायर क्या होता है।
तो कॉन्फाइंड एक्वीफायर क्या होगा? कॉन्फाइंड एक्वीफायर होता है कि सॉइल का ऐसा एक स्टेटा या सॉइल का ऐसा एक लेयर जहाँ पर क्या होता है, दो एरिया क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन में रहता है, और बीच वाला जो पोर्शन होता है वो होता है क्या, वो वाला हम लोग का क्या होता है, पोरस होता है, और हम लोग का क्या होता है, परमेबल होता है। मतलब दोनों ऐसा एक सख्त लेयर होता है जहाँ पर कोई भी परमिबिलिटी मतलब पानी फ्लो भी कर नहीं सकता, पानी को एंटर भी नहीं कर देगा। तो ये जो काला वाला हिस्सा है यहाँ पर क्या होता है, पानी एंटर भी नहीं कर सकता, पानी नहीं बाहर भी निकल सकता नहीं। मगर ये दोनों मतलब जो रॉक पोर्शन, रॉक का जो बेड है, रॉक का बेड के अंदर क्या होता है, एक ऐसा एक कोई सॉइल का लेयर रहता है जिसके अंदर पानी स्टोर भी कर सकता है, पानी सॉइल, और क्या कर सकता है, इसको फ्लो भी कर सकता है। तो जब हम लोग कोई वेल फॉयल करते हैं तो हम लोग डिग करते हैं एक पर्टिकुलर हाइट तक, तो उसके बाद हम लोग पानी को बाहर निकल भी सकते हैं। तो ऐसा एक कोई बाउंड्री होता है जहाँ पर क्या होता है, दो साइड से इम्परमेबल लेयर, मतलब जहाँ पर पानी आ नहीं सकता, एक परमेबल लेयर है, लेयर जहाँ जो बाउंड्री कंडीशन में है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक परमेबल लेयर उसके दोनों बीच में रहता है, तो उसी कंडीशन को बोला जाता है कॉन्फाइंड एक्वीफायर। तो परमेबल लेयर हम लोग क्या पढ़े, परमेबल लेयर मतलब जिसके अंदर क्या होगा, पानी फ्लो भी कर सकता है, और पानी मतलब अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। इसी चीज़ को परमेबल बोला जाता है, इम्परमेबल जहाँ पर पानी एंटर नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। तो ऐसा कोई कंडीशन में जैसे कि रॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनकॉन्फाइंड एक्वीफायर। अनकॉन्फाइंड एक्वीफायर क्या होगा, जो जो एक्वीफायर है, जो भी सॉइल का स्टेटा है होगा, जो जो सॉइल का लेयर होगा जहाँ पर ओनली वन बाउंड्री कंडीशन रहेगा। तो मान लेते हैं नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा में क्या है, बाउंड्री कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्परमेबल है, मतलब यहाँ पर पानी बाहर भी निकल नहीं सकता, बाहर में अंदर में नहीं आ सकता, फ्लो भी नहीं कर सकता। मगर ऊपर वाला जो हिस्सा है ये परमेबियस है। परमेबियस मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पानी फ्लो भी कर सकता है, और पानी एक जगह से और एक जगह में मूवमेंट भी कर सकता है, और स्टोर भी किया जा सकता है। तो ऐसा कोई कंडीशन को बुलाते हैं अनकॉन्फाइंड एक्वीफायर। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड कैसा होगा, वाटर का ऐसा कोई वाटर का लेयर होगा जहाँ पर पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, मगर कोई भी पानी को वहाँ से बाहर नहीं ले सकता है या फ्लो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं एक्वीक्लूड, ठीक है। और हाईली पोरोसिटी होगा, जो होता है क्या, हाईली पोरोसिटी होता है, मतलब पूरा स्पेस रहता है, वॉइड स्पेस रहता है, उसीलिए वो पानी को स्टोर कर सकता है, मगर लो परमेबिलिटी होता है। परमेबिलिटी मतलब उसको पानी को फ्लो नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वो होता है लो परमेबिलिटी। तो एक्वीक्लूड मेरा हाई क्या, पोरस और लो परमेबिलिटी स्ट्रक्चर है। तो ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर है, दोनों की इम्परमेंस लेयर है, और क्या है, ये ऐसा एक लेयर है जहाँ पर पानी स्टोर है, मगर ये पानी को हम लोग ऊपर में खींच नहीं सकते हैं, जैसे कि क्ले, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्यूज मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पूरा पूरी खत्म हो जाता है सब चीज़। तो जो भी नॉन पोरस और नॉन परमेबल होगा स्ट्रक्चर सॉइल का, तो उसी चीज़ को बोला जाएगा हम लोग का एक्वीफ्यूज। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड परमिटी, मतलब लेयर वाइज में सॉइल का जब हम लोग लेयर करेंगे तो वो लेयर के अंदर कोई एक हाइट के अंदर कितना परमिटी मिलेगा, और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग के एच क्या बोलते हैं, के एच होता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परमिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिटी कितना होता है। तो ये ऐसा एक 3 गो लेयर है सॉइल का, मान लो, तो H1 H2 H3 हाइट का, और K1 K2 K3 परमिटी का वैल्यू का यहाँ पर है। तो इसके बाद हम लोग जब कोफिशिएंट ऑफ परमिटी निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 हाइट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा। वर्टिकल करेंगे तो टोटल हाइट डिवाइड बाई H1 प्लस इंडिविजुअल हाइट डिवाइड बाई उसका परमिटी करेंगे, तो हम कोफिशिएंट ऑफ परमिटी करेंगे, तो हमको कोफिशिएंट ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन का जो होगा सर्टिफाइड परमिटी निकल के आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीपेज एनालिसिस। तो सीपेज एनालिसिस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सीपेज एनालिसिस पढ़ेंगे। सीपेज क्या होता है, सीपेज होता है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू आउट द सॉइल मास और सोयल मीडियम। तो जो प्रोसेस के अंदर सॉइल का अंदर जो प्रोसेस के चलते सॉइल के अंदर से पानी फ्लो कर सकता है, उसी चीज़ को बोला जाता है सीपेज एनालिसिस। सीपेज एनालिसिस के लिए क्या होना चाहिए, सॉइल को सैचुरेटेड होना चाहिए, जो भी सॉइल होगा वो सैचुरेटेड होगा। सॉइल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, कोई सॉइल के एक पॉइंट के अंदर, कोई भी पॉइंट के अंदर उसका प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। मान लो ये कोई सॉइल सैंपल है, इसके अंदर जो भी जगह में हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, तो वो पॉइंट के अंदर जितना जो प्रॉपर्टी सेम रिप्रेजेंट करेगा, अलग पॉइंट के अंदर भी वो सेम प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट के अंदर जो एक पार्टिकुलर सॉइल के अंदर एक कोई पॉइंट के अंदर जितना प्रॉपर्टी मिलेगा, वही सॉइल के अंदर उस अलग कोई पॉइंट में सेम प्रॉपर्टी मिलेगा। तो पॉइंट हिसाब से प्रॉपर्टी जब सेम मिलता है तब उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और जब एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर प्रॉपर्टी हमको सेम मिलता है तब उसको बोलते हैं आइसोटॉपिक। तो ये सॉइल क्या होना चाहिए, होमोजीनियस आइसोटॉपिक होना चाहिए। तो इसके बाद क्या बोलते हैं, जो भी हम लोग का डार्सीज लॉ है वो वैलिड होना चाहिए। डार्सीज लॉ ये होता है। इसके बाद क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वैलिड होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सॉइल में पढ़ेंगे तो क्या होगा, जितना कोई सॉइल के अंदर इनपुट करेंगे पानी, उतना ही उसका आउटपुट होना चाहिए।
तो जो सॉयल, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सॉयल जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, इनकॉम्प्रेसिबल होगा, मतलब उसको कॉम्प्रेसिबल हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेप्लास इक्वेशन, ये आता है कॉन्टिनेंट इक्वेशन को डेरिवेशन करके बाद यही मिलता है, तो इसको हम लोग डेरिवेशन नहीं हमको ज़रूरी है, तो जो हम लोग का लेप्लास इक्वेशन है वो हम लोग देख लेंगे। तो लेप्लास इक्वेशन ये होता है। इसके बाद हम लोग दो चीज़ देखेंगे, एक होता है फ्लो लाइन और एक होता है इक्विपोटेंशियल लाइन। तो जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ लेप्लास इक्वेशन होता है वो दो ऑर्थोगोनल कर्व रिप्रेजेंट करता है, एक को बोला जाता है फ्लो लाइन, एक को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन। अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो जो भी हम लोग का इस डायरेक्शन में जो फ्लो जो लाइन खींचा गया है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। जो इस साइड से पानी जो लाइन किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। दोनों फ्लो लाइन के बीच में जो होता है उसको बोला जाता है फ्लो चैनल, और दोनों इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो होता है उसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉफ्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड, जो दोनों ऑर्थोगोनल कर्व ये रिप्रेजेंट करता है, हम पहले ही बोल दिया। तो जो भी इक्विपोटेंशियल लाइन होगा और फ्लो लाइन होगा वो क्या करेगा, जब क्रॉस करेगा तो एक 90 डिग्री एंगल में वो एक के ऊपर इंटरसेक्ट होगा, और दोनों इक्विपोटेंशियल लाइन और दोनों फ्लो लाइन एक साथ क्या करता है, एक एलिमेंट्री स्क्वायर टाइप का शेप प्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो फील्ड, जिसका एरिया भी सेम होना चाहिए। बोथ इस साइड का एरिया सेम होना चाहिए, जितना होगा इस साइड का भी इतना होगा इस साइड का भी, ये इसका प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल लाइन जो हम ये इसको जो फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये दोनों जब ऑर्थोगोनल कर्व रिप्रेजेंट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक साथ फ्लो फील्ड। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल लाइन और जो फ्लो लाइन है उसका कोई क्या फंक्शन क्या है। तो जो हम लोग का हेड आर कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन के अंदर कोई भी लेयर के अंदर, मान लो ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 5 है, तो कोई भी लेयर के अंदर जब एक इक्विपोटेंशियल लाइन को हम लोग पकड़ते हैं और पीजोमीटर इंसर्ट करते हैं अलग अलग लेवल में, तो जितना हाइट मिलता है या हेड मिलता है यहाँ पर और यहाँ पर, तो 3 गो जगह में या 4 गो जगह में, जितना जगह में करेंगे तो सेम हेड मिलेगा सब जगह में। तो यही बोला गया है, हेड आर कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइन। इसके बाद क्या है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉफ्ट कैसे निकालता है। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉफ्ट क्या बोले, दोनों इक्विपोटेंशियल लाइन के बीचों बीच जो चीज़ डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉफ्ट। इसके बाद क्या है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉफ्ट बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल लाइन आर कांस्टेंट। तो ये क्या बोला गया है, यहाँ पर जो जो हम लोग को हेड मिला, यहाँ पर जो हेड मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग एक कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 1 2 का जो हेड डिफरेंस होगा वो उसका जो वैल्यू होगा 2 3 का जो हेड डिफरेंस होगा उसके साथ सेम होगा। तो 1 2 का हेड डिफरेंस और 2 3 का हेड डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसके जैसे ही 2 3 का जो हेड डिफरेंस होगा 3 4 का हेड डिफरेंस ऐसे करके सेम होना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लोग बोला गया है, देखो यहाँ पर लिखा है H1 H2 का जो हेड डिफरेंस है वो H3 H4 के साथ एक साथ होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसी चीज़ को बोला गया है। इसके बाद क्या है, फ्लो थ्रू ऑल चैनल्स आर सेम। तो जो फ्लो थ्रू मतलब ये जो चैनल के अंदर जब पानी फ्लो करेगा तो ऑल चैनल के अंदर क्या होगा, सेम फ्लो करेगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि फ्लो चैनल क्या होता है। फ्लो चैनल कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्लो चैनल क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लो लाइन। तो फ्लो लाइन कौन सा लाइन है, इस ये डायग्राम के हिसाब से ये जो लाइन है ये फ्लो लाइन है, तो यहाँ पर 4 गो फ्लो लाइन है, तो फ्लो लाइन -1 करेंगे तो फ्लो चैनल मिल जाएगा। तो फ्लो चैनल हमको क्या है, दोनों डिफरेंस ऑफ फ्लो लाइन का बीच में मिलता है, तो जितना हम लोग का फ्लो लाइन है उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 से माइनस करेंगे तो हमको फ्लो चैनल मिल जाएगा। इसके बाद इक्विपोटेंशियल ड्रॉप भी सेम है, जितना इक्विपोटेंशियल लाइन है उसको 1 से जब माइनस करेंगे तो हमको इक्विपोटेंशियल ड्रॉप भी मिल जाएगा। इसके बाद जो हम लोग का डिस्चार्ज जो डार्सीज लॉ होता है, डार्सीज लॉ को हम लोग अप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आता है फ्लो नेट का, वो होता है क्या, जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है NF/ND इंटू K इंटू H। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये, या क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दे देता है कि ये इसका वैल्यू कितना होता है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है फ्लो नेट का ये। इसके बाद जो NF/ND होता है ये होता है शेप फैक्टर ऑफ द सॉयल। तो शेप फैक्टर हम लोग जो होता है सॉयल का वो होता है NF/ND। NF क्या होता है, NF होता है फ्लो चैनल और ND क्या होता है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉफ्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लोग पढ़ने के पहले हम लोग देख लेंगे कि होता क्या है। तो मान लो ये कोई ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के अंदर क्या है, ग्राउंड ये जेड डेप्थ तक कोई हम लोग सॉइल को मान लिए है, तो जिसके अंदर क्या है, ये पानी सैचुरेटेड कंडीशन में है मान लेते हैं, तो इसके अंदर पानी प्रेजेंट है। तो जब हम लोग इसका स्ट्रेस निकालेंगे, ये सॉइल के अंदर स्ट्रेस का चैप्टर हम पढ़े नहीं है तो अभी बेसिक आइडिया दे देते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस होता है वो होता है हम लोग का टोटल
टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस क्या है, टोटल स्ट्रेस हम लोग का अपवर्ड डायरेक्शन में पड़ता है और पोर वाटर प्रेशर ऊपर डायरेक्शन में पड़ता है। तो टोटल स्ट्रेस क्या होता है, जो यूनिट वेट होता है सबमर्ज, जो सबमर्ज यूनिट वेट होता है सॉइल का, उसको जब टोटल हाइट से गुना करेंगे तो हमको टोटल स्ट्रेस मिल जाएगा। तो टोटल स्ट्रेस गामा सब इंटू एच है, जेड है। और जो पोर वाटर प्रेशर है, पोर वाटर प्रेशर हम लोग का क्या है, आई है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऊपर में काम करता है। तो जेड इंटू गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो एक कंडीशन ऐसा आ जाता है जब क्या होता है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू कब जीरो होगा, जब ये दोनों का वैल्यू, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर का वैल्यू जब इक्वल हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये चीज़ हम लोग का जीरो हो सकता है। देखो कब जीरो होगा, ये कोई एक इक्वेशन है ना, तो जब इक्वेशन का वैल्यू कब जीरो होगा, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा, जब कट जाएगा तो यही जीरो हो सकता है। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, जो टोटल स्ट्रेस होता है वो मेरा पोर वाटर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, उसी कंडीशन के बाद हमको क्या मिलता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिलता है। तो देखो यहाँ पर एक जीरो हो गया, तो गामा सबमर्ज इंटू जेड किए माइनस आई इंटू जेड इंटू गामा डब्ल्यू है। तो यहाँ से हम लोग गामा सबमर्ज इंटू जेड डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू जेड किया, तो जेड जेड काट दिया। तो गामा सबमर्ज और ये गामा डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने के बाद इसका जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकल के आता है वो होता है जी माइनस वन इंटू वन प्लस सी। तो हम लोग देख लेंगे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो सॉइल का ऐसा एक कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है, सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे जीरो हुआ हम दिखा दिए। तो ये होता है फॉर्मूला जी माइनस वन बाई वन प्लस सी। और एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन, एन क्या होता है, पोरोसिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके साथ ही एक कोरिलेट है कि क्विक सैंड कंडीशन ऑफ सॉइल क्या होता है। तो क्विक सैंड कंडीशन मतलब क्विक सैंड कंडीशन, क्विक सैंड कंडीशन, तीन गो पार्ट को जब एक एक करके तोड़ेंगे तो क्विक मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी। सैंड मतलब क्या है, सैंड मतलब जो हम लोग को सैंड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सैंड। और कंडीशन एक ऐसा है, कोई कंडीशन के अंदर क्या होता है, सॉयल सैंड टाइप का बिहेव करता है, तो उसी कंडीशन को क्विक सैंड बोलेंगे। तो कब करता है, सैंड के अंदर क्या होता है, बियरिंग के पास एक बहुत कम होता है, बियरिंग के पास मतलब जो लोड लेने का क्षमता है बहुत ज़्यादा कम होता है। एक सॉयल के अंदर जितना लोड वो सॉयल झेल पाता है, एक सैंड उतना ज़्यादा झेल नहीं पाता है, अंदर में धंस जाता है। तो ऐसा एक कोई कंडीशन होगा जब क्या होगा, सॉयल का जो स्ट्रेंथ है वो कम जाएगा, तो वो उस टाइम क्या करेगा, उस टाइम वो सैंड टाइप बिहेव करेगा। तो उसी कंडीशन को बोला जाता है क्विक सैंड कंडीशन। तो क्विक सैंड कंडीशन कब होता है, क्विक सैंड कंडीशन होने के लिए हमको जो क्या है, सीपेज जो होता है, सीपेज हम लोग पढ़ लिए हैं सीपेज क्या होता है। तो सीपेज जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सीपेज क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए क्विक सैंड कंडीशन के लिए। तो हम पढ़ेंगे एक एक करके। इसके बाद क्या है, कांस्टेंट फ्लो और वेरी पार्टिकल। द कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब जो सॉयल पार्टिकल्स एक के साथ एक मतलब अटैचमेंट में है, तो वो पूरी क्या होना चाहिए, जो कॉन्टेक्ट फोर्स है बहुत कम होना चाहिए। कॉन्टेक्ट फोर्स जब कम जाएगा तभी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो इंटरकनेक्शन बॉल है वो भी कम जाता है, फोर्स होता है वो भी कम जाता है, जिसके कारण वो सॉयल लूज हो जाता है। इसके बाद क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस भी जीरो हो जाता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हम दिखाई दिए कैसे जीरो होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जब जीरो होएगा तब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कंडीशन में चला जाता है वो। तो ड्यू टू कॉन्टैक्ट प्रेशर जब कम हो जाता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी हमको जीरो आ जाता है। तो इसके बाद है कोहेशन लेस सॉइल, जैसे कि हम लोग सैंड बोलते हैं। तो कोहेशन लेस मतलब जिसके अंदर कोई इंटरकनेक्शन फोर्स ही एक्ट नहीं करता है, कोई भी चीज़ एक के साथ एक कनेक्शन में नहीं रहता है, अलग अलग टाइप का रहता है, तो जिसके कारण उसका स्ट्रेंथ भी कम मिलता है। तो क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है, क्विक सैंड कंडीशन टाइप का जो सॉइल होता है उसके अंदर क्या होता है, सिया स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो सिया स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम लोग जब पढ़ेंगे देखेंगे, सिया स्ट्रेंथ फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू सी प्लस स्ट्रेस इंटू टेन फाइव। टेन फाइव फाइव क्या होता है, फाइव होता है इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉयल पार्टिकल्स। तो ये जो हम लोग का है ये क्या है, सिया इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो पहले ही कंडीशन में क्या होता है, क्विक्सन कंडीशन में तो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो गया। इसके बाद कोहेशन लेस है तो मतलब सी का वैल्यू भी जीरो होगा। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, जो हम लोग का टाउ होगा या सिया स्ट्रेस होगा, सिया स्ट्रेस भी जीरो मिलेगा। तो ये तीन चार कंडीशन जब अचीव कर लेता है कोई सॉयल का स्टेटा, तब क्या होता सकता है उसके अंदर क्विक सैंड कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या कैसे वो क्विक सैंड कंडीशन हैपेंड होता है हम लोग देखते हैं। तो क्विक सैंड कंडीशन मान लो ये जो कोई ग्रेविटी डैम है, तो ग्रेविटी डैम का ये अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड है। तो हम क्या पढ़े पहले ही कंडीशन में कि सॉइल सीपेज क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा, तो यहाँ से सीपेज होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से सीपेज होकर क्या होगा, पानी इस साइड से धीरे धीरे इस साइड में आना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो हेड का डिफरेंस है, ये हाई हेड से लो हेड ही पानी जाएगा इस साइड से, क्योंकि हाई हेड से लो हेड ही पानी फ्लो करता है। तो क्या होगा, जब पानी यहाँ से सीपेज होना स्टार्ट होगा तो नीचे जो ग्राउंड लेवल का जो पोर्शन है ये इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कमता हुआ जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये जो जगह का जो सॉयल है ये
ये पानी के साथ बहता हुआ बाहर में चला जा सकता है। तो इसी कंडीशन में क्या है, ये जो चीज़ है ये पूरा एक होलो पाइप सेव करा सकता है। तो इसी चीज़ को हम लोग पाइप फेलियर भी बोल सकते हैं। तो क्विक सैंड कंडीशन के अंदर जो भी डैम के अंदर फेलियर होता है उसको हम लोग पाइपिंग फेलियर भी बोलते हैं। तो पाइपिंग फेलियर कैसे होता है, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारा जो हुआ है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लोग जानते हैं कैसे होता है। उसके बाद जो हम लोग का यहाँ से पानी एग्जिट करेगा, तो एग्जिट करने के जगह में हम लोग को क्या होता है, एग्जिट ग्रेडियंट मिलता है, जिसको हम लोग आई एग्जिट बोलते हैं। तो आई एग्जिट का वैल्यू क्या होता है, टोटल हेड डिफरेंस। तो यहाँ पर जो हेड है, यहाँ पर जो हेड है, तो हेड डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल जितना लेंथ उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इसी को बोला जाता है एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। कभी भी एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू, जब एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू ग्रेटर देन हम लोग का क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के ऊपर चला जाता है, तब क्या होता है, वो अनसेफ कंडीशन में चला जाता है, मतलब वहाँ पर फेलियर हो सकता है। मगर जब हम लोग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 6 पकड़ लेते हैं, या हम लोग का क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लोग का ज़्यादा रहता है आई एग्जिट से, तो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर सेफ रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको देखे थे। तो और एक बात, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है आई क्रिटिकल डिवाइड बाय आई एग्जिट। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और एग्जिट ग्रेडियंट हम लोग पकड़ लिए, तो इसी कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू आता है 6। ये जो वैल्यू है ये बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है फ्लोनेट डिपेंडेबल ऑन। तो ये हम लोग बाद में पढ़ लेते हैं। तो जो हम लोग का सीपेज फेलियर है, तो फेलियर हम लोग का सीपेज फेलियर, तो सीपेज फेलियर को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो सीपेज फेलियर को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो एग्जिट ग्रेडियंट मिल रहा है, एग्जिट ग्रेडियंट का वैल्यू को हमको कुछ मतलब कमाना बढ़ाना पड़ेगा। तो एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, हेड डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो लेंथ को जब बढ़ाएंगे तो एग्जिट ग्रेडियंट हमका कम सकता है। तो जब लेंथ, यहाँ पर लेंथ बढ़ा देंगे, ये जो डैम्प होगा इसका जब लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका जो पाथ है, यहाँ से सीपेज आने का जो पाथ है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो बहुत कम हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या होगा, वो उतना ज़्यादा फेलियर नहीं कर पाएगा। और क्या, और हम लोग हाइट को जब कमाएंगे तो भी एग्जिट ग्रेडियंट कम सकता है। मगर जब हाइट कमा देंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हाई हेड से लो हेड में ट्रैवल कर रहा है। तो जब यहाँ पर हाइट, ये पानी को हम लोग ये लेवल में कर देंगे, दोनों एक साथ लेवल कर देंगे, तो लो लेवल का जो पानी है यहाँ पर हम लोग का कोई क्या है, इरिगेशन या कोई भी विलेज बैठ सकता है, तो वो पूरी फ्लड कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ है लेंथ को इंक्रीज़ कर देना पड़ेगा। तो कैसे लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, तो लेंथ इंक्रीज कैसे करते हैं, जो भी अपस्ट्रीम साइड होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वर्टिकल सीट पाइल होता है उसको हम लोग अपस्ट्रीम साइड में लगा सकते हैं। तो वर्टिकल अपस्ट्रीम सीट में लगा देंगे तो यहाँ पर से सीपेज होना स्टार्ट करेगा। तो सीपेज होने के टाइम में वो क्या करेगा, इस साइड से वो पानी फ्लो करके इस साइड में जाना स्टार्ट करेगा। तो इसी कंडीशन में क्या, बहुत ज़्यादा लेंथ उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिसके कारण उसका क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी कम जाएगा और वेलोसिटी भी कम जाएगा, जिसके कारण वो जो जितना फेलियर करना होगा यहाँ पर उतना नहीं कर पाएगा। और क्या कर सकता है, और हम लोग ये दोनों जगह में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सीट पाइल, वर्टिकल सीट पाइल लगा सकते हैं। तो ये जो ट्रैवल का लेंथ है ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसके कारण वो फेल उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जो थिकनेस होता है ये जगह का, तो थिकनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उसको ऐसे करके हम लोग जो सीपेज फेलियर है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग फ्लो नेट क्या है, फ्लो नेट की कौन कौन चीज़ के ऊपर डिपेंडेबल है, ये लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो नेट कभी भी डिपेंड नहीं करता है परमिटिविटी के ऊपर, फ्लो हेड के ऊपर या डिस्चार्ज के ऊपर, कभी भी डिपेंड नहीं करता है। फ्लो शुद्ध ओनली डिपेंड करता है, फ्लो नेट ओनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, बाउंड्री कंडीशन। जो जगह में बाउंड्री कंडीशन के अंदर फ्लो नेट तैयार किया जा रहा है या हो रहा है, तो उसी कंडीशन जब वो बाउंड्री को हम चेंज करेंगे तभी वो इफेक्टेबल होगा, अदरवाइज वो बाहर से कोई भी चीज़ उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम जो फ्लो नेट है, फ्लो नेट पढ़ के हमको क्या मिलता है, फ्लो नेट पढ़ के हमको मिलता है कि जो सीपेज होता है, सीपेज एनालिसिस करने के लिए मिलता है कितना सीपेज हो रहा है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद क्या पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी क्या होता है, तो के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई सेल के अंदर। इसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस कर सकते हैं और अपस्ट्रीम प्रेशर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, यही आज का हम लोग का सीजन था। तो आशा करते हैं तुम लोग सभी ये समझ में आ गया है तुम लोग को। और रिवीजन क्लास था आज सेकंड वाला। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका। तो कैसा वीडियो लगा बोलना, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।